वर्ल्ड अर्थराइटिस डे का मौका है और हर साल डॉक्टर ये प्रयास करते हैं कि अर्थराइटिस को लेकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके। लेकिन अर्थराइटिस बच्चों में भी फैल रहा है और बुरी तरीके से। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि विशेषज्ञ कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों लोगों में अभी तक जागरूकता की कमी है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त एम्स के प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी की एचओडी डॉक्टर उमा कुमार मौजूद है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। न्यूज़ 24 में आपका बहुत स्वागत है मैम। और जैसे मैंने कहा कि बच्चों में जिस तरीके से अर्थराइटिस की समस्या दिख रही है वो कितनी बड़ी है और किस तरीके से आप लोगों ने शोध में देखा है ये? बच्चों में आर्थराइटिस होती है ये तो बहुत पहले से मालूम है, लेकिन बच्चों में आजकल ये दर्दों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि जो हमने एक स्टडी किया उसमें ये पाया कि जो लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न या मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा समय तक जो बच्चे कर रहे थे उनमें गर्दन में दर्द की समस्या, शोल्डर में पेन की समस्या, लो बैक में पेन की समस्या ज़्यादा थी। ये नहीं कि उनको क्रॉनिक थी, ये कि भाई एक बार हो गया तो वो परसिस्ट कर रहा है, लेकिन जब ये इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा समय तक करते थे तो उन्होंने कहा कि हमें प्रॉब्लम होती है और वो कभी कभी 10-15 मिनट्स होती है, फिर हम बाहर जाते हैं, ठीक हो जाती। लेकिन ये है कि अभी से ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बाद में जाके ये अपनी को फिज़िकली फ़िट रख सकें। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी ये एजुकेट करना ज़रूरी है पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको, कि आप गजेट का इस्तेमाल तो करें लेकिन कैसे करना है ये भी मालूम होना चाहिए। अगर मैं प्रतिशत में बात करना चाहूँ तो कितने प्रतिशत में आप देख रही हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ी है? अगर रूरल एरिया में देखें या अर्बन एरिया में देखें तो कहाँ ज़्यादा आपको दिखाई पड़ता है ये समस्या? हमारी जो स्टडी थी वो दिल्ली एनसीआर में थी, लेकिन अगर हम पेशेंट्स की बात करें जो हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो रूरल से भी उतने ही पेशेंट आते हैं जो कि अर्बन से आते हैं। और गठिया की समस्याएं रूरल पॉपुलेशन में भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अब वो डिस्टिंक्शन ख़त्म हो गया है। पहले जो गाँव के लोग कम से कम वो वहाँ का लोकल फूड तो खाते थे, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि वहाँ भी जो प्रचलन है वो यही हो गया है कि जंक फूड का और ब्रेड खाना और स्ट्रीट फूड में वैसा खाना, घर का खाना अवॉइड करते हैं बच्चे। तो समस्याएं दोनों लेवल पर देखने में आ रही हैं। क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली एनसीआर में ये स्टडी हुई है, तो स्टडी में कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया था और किस तरीके से स्टडी की गई थी? हमारी जो स्टडी थी बेसिकली वो एजुकेट करने की थी लोगों को इन सब के इस्तेमाल से रिलेटेड, कि कैसे आपने वर्क प्लेस अर्गोनॉमिक्स कह देते हैं उसको, जिसमें कि उसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय को ऐसा एक माहौल दे जिससे कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ना हो, कि चेयर कैसी हो, टेबल कैसी हो, और जब काम करने का तरीका कैसा हो। तो हमने जब ये स्टडी किया उसमें हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे बैठें, आपकी चेयर कैसी होनी चाहिए, आपकी टेबल की हाइट कितने उसमें होनी चाहिए, आप कंप्यूटर की स्क्रीन कहाँ होनी चाहिए। तो इसी दौरान हमने कुछ एक गूगल सर्वे किया और सर्वे में करीब 500 प्लस, मतलब 510 लोगों का जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया, वो एज ग्रुप उन लोगों की थी फ्रॉम 12 टू आई वुड से 50 ईयर्स। और उसमें ज़्यादातर जो समस्या थी लोगों में नेक पेन की थी, शोल्डर पेन की थी, लो बैक पेन की समस्या थी, कुछ लोगों में नी की प्रॉब्लम थी। बट नी की प्रॉब्लम जो जिनकी एज ज़्यादा थी उनमें ज़्यादा देखने को मिली थी। चूँकि दिल्ली एनसीआर की बात हो रही है मैम, और अभी देखा गया है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी ख़राब हो गई है और धीरे धीरे पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है। चूँकि बात अर्थराइटिस की हो रही है, तो क्या पोल्यूशन एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अर्थराइटिस की समस्या या जोड़ों के दर्द या फिर हम कहें हड्डियों में जो कमज़ोरी हो रही है वो पोल्यूशन की वजह से है? और दूसरा एक सवाल ये भी करूँगी कि चूँकि बीते कुछ महीनों में वायरल जो है वो बहुत एक्सटेंडेड रहा है, काफ़ी समय तक रहा है, क्या उसकी वजह से भी ये परेशानी हो रही है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। किसी एक फैक्टर को ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कर देना मुश्किल काम है मेडिकल स्टडीज़ में। लेकिन हाँ, एयर पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑटो इम्यून रूमेटिक डिजीज़ को बढ़ाने में। और इसके अलावा स्मोकिंग,
टोबैको कंजम्पशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और जो हमारी स्टडी हुई थी, जो हमने पिछले कुछ सालों में शेयर भी किया था, कि दिल्ली एनसीआर में हमने एक स्टडी की थी, उसमें सब क्लिनिकल ऑटो इम्यूनिटी को देखा था, यानी कि लोगों को डिजीज़ नहीं था लेकिन हमने कुछ उनके इम्यूनिटी के ऑटो इम्यूनिटी के मार्कर्स को स्टडी किया था, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर, ANA, जो हम करते हैं आर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए। तो पाया था कि 18% लोगों को ये मार्कर पॉजिटिव थे, और उनमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे, यानी कि जो उनके कुछ CRP लेवल्स थे वो हाई थे, IL-6 लेवल्स, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो हाई थे, और वो करीब करीब 80% लोगों में ऐसा देखने को मिला था, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन अगर एयर पोल्यूशन के साथ साथ बाकी के फैक्टर्स भी जुड़ जाएं तो ये बीमारियां, गंभीर बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं सिर्फ और रिमेटोलॉजिकल इलनेसेस, बाकी के इलनेसेस। और वायरल में मैम, और वायरल फीवर जो होता है दैट इज़ ऑल्सो नोन टू कॉज वेरियस रिमेटोलॉजिकल इलनेसेस। चिकनगुनिया आर्थराइटिस का नाम और जितने लोग परेशान होते हैं सुना ही होगा। उसमें क्या होता है कि जो कोई वायरल इलनेस होती है तो उसके बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो वायरस को इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ सेल्स डैमेज होते हैं बॉडी के, जो मटेरियल रिलीज़ होता है उसको बॉडी के इम्यून सेल्स फॉरेन बॉडी की तरह परसीव करते हैं, तो उसके अगेंस्ट एक्ट करने लगते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं मॉलिकुलर मिमिक्री आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि जो बॉडी की नॉर्मल प्रोटीन्स मिमिक करती हैं वायरल पार्टिकल किसी से, तो उसमें बॉडी सोचती है कि ये भी फॉरेन बॉडी है तो इसको भी बाहर निकालें, तो ऑटो इम्यूनिटी सेट इन हो जाती है, और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप के ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हो जाते हैं। और अभी जो हमें देखने को मिलता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है, वैस्कुलाइटिस है, शोगरेन सिंड्रोम है, ये सब बीमारियां काफ़ी हमें देखने को मिली हैं पेशेंट्स में जिनको कोविड हुआ, और कोविड के कुछ दिनों हफ्तों के अंदर उनको ये परेशानियां शुरू हो गई। कई चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। जी, फटीग भी, जॉइंट पेन भी। जी, चूँकि इतनी सारी समस्या है तो जाहिर तौर पर जो दर्शक है वो समझना चाहेंगे कि बचाव कैसे करें, किस तरीके से कदम उठाए जाएं जिससे कि ये ख़तरनाक बीमारी से बचा जा सके, क्या उपाय हो सकते हैं? इसकी शुरुआत बचपन से हो जानी चाहिए कि बच्चों को ये एजुकेट किया जाए कि उनकी जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, वो हेल्दी होनी चाहिए, जिसमें आता है खान पान, उनका जो फूड है न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड होना चाहिए। सेकंड चीज़ आती है ओबेसिटी ना होने पाए, क्योंकि वो इन इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर्स है बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होने का। फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी होने से सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, इम्यून स्टेटस तक इम्प्रूव होता है। गुड फिज़िकल एक्टिविटी कहते हैं कि हफ्ते में 150 मिनट्स का फ़िज़िकल एक्टिविटी और 5 डेज़ अ वीक ज़रूर होनी चाहिए। और फिर उनका स्लीप पैटर्न, उनको बताया जाए कि स्लीप की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि आजकल जो एक दौड़ है सक्सेसफुल होने की, उसमें वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि उनके लिए नींद भी ज़रूरी है, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। और योग तो इम्पॉर्टेंट पार्ट होना ही चाहिए लाइफ का, और योग में ये जो मैंने बातें की वो सब आ जाती है, क्योंकि उसमें आपका फूड आता है, उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आती है, उसमें आपका सोच आती है, आपकी स्लीप आती है, सब कुछ आता है। तो योग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, और बच्चों को भी ये बताना चाहिए।